एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इस धरती पर चारों ओर सिर्फ लालच ही लालच होगा, अधर्म ही अधर्म होगा, लोगों की आंखों में खून उतरा होगा, हर कोई सिर्फ अपने बारे में देखेगा, प्रकृति को पूरी तरह से खत्म किया जा चुका होगा और फिर इस धरती पर जन्म लेंगे कल्कि, विष्णु भगवान के 10वें अवतार। वो इस धरती को खत्म करेंगे और फिर उदय होगी एक नई धरती। ये भविष्यवाणी करी गई थी हमारे वेद पुराणों में। और जिस हिसाब से हम लोग अपनी प्रकृति को ट्रीट कर रहे हैं, हम लोग अपने आसपास के लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जिस हिसाब से अधर्म बढ़ता जा रहा है, वो वक्त बहुत दूर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब इसी को देखते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला। कुछ लोग जागे, कुछ समझदार लोग जागे दुनिया में, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला SDGs एंड ESG का कि भैया खाली अपनी अपनी मत देखो, बाकी लोगों का भी ध्यान करो। सो हे व्हाट इज अप एवरीबॉडी, माई सेल्फ CA चिराग गर्ग, और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर 18 ऑफ CA फाइनल ऑडिट। ठीक है जी, आई नो कि ये चैप्टर थोड़ा सा अजीब लगता है आपको, पर चिंता मत करो, आज की वीडियो के बाद ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत 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 ईजी हो जाएगा। ठीक है जी, ये शॉर्ट नोट्स, बहुत ही अच्छे नोट्स ICAI के मटेरियल को 100% कवर करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समराइज करते हैं। जितना भी एग्जाम में पोर्शन आपका आ सकता है, हर वो चीज़ इन नोट्स में कवर है। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है CA विद चिराग, या फिर ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक होगा, वहाँ पे फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है जी, हम शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर 18 विच इज SDG एंड ESG। देखिए जी, सस्टेनेबिलिटी पहला शब्द है। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या होता है सर सस्टेनेबिलिटी? सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि भाई फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखो। हाँ ठीक है, अपनी ज़रूरतें पूरी करो, लेकिन फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के। ऐसा नहीं हो एनवायरनमेंट इज़ एन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, ये एक दिन खत्म हो जाएगा। अगर तुम इसी तरह से अंधाधुन इसको कंज्यूम करते रहोगे तो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी तो एनवायरनमेंट को सेव करके रखो ना। Sustainability is development of products and services that involves meeting our present needs without compromising ability of future generations to fulfill their own needs. फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए हम अपनी नीड्स को पूरा करें, इसको ही हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। ठीक है जी, कह रहा है एनवायरनमेंट इज एन एक्सहॉस्टिबल रिपोर्ट, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझदारी से अपने एनवायरनमेंट को यूज़ करें। कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके नाम के ऊपर रखा गया? ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ब्रंटलैंड रिपोर्ट नॉर्वे की एक मिनिस्टर थी जिनका पूरा नाम कुछ कुछ था, उसके आखिरी में ब्रंटलैंड लगता था। तो वो 3 टर्म्स के लिए नॉर्वे की प्रेसिडेंट, कुछ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, और उन्होंने इस पे बहुत काम किया था कि भैया एनवायरनमेंट को भी तो देख लो, प्रकृति को भी देख लो, क्लाइमेट को भी देख लो। ट्रंप आजकल आता है और कहता है कि क्लाइमेट चेंज जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सब एक प्रोपागेंडा है। तो ऐसी चीज़ें साइड में रखो। क्लाइमेट चेंज इज़ अ वेरी वेरी बिग इशू, इसको प्लीज़ एड्रेस करना चाहिए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्लाइमेट को नुकसान कौन पहुंचाता है? कॉरपोरेट्स। इसलिए हमने लाया ESG एंड SDG डेवलपमेंट कि भैया तुम लोग पहले अकाउंटेबिलिटी लो, तुम लोग तो थोड़ा कम करो, हम तो फिर भी एक बार देख लेंगे। तुम इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हो। दिल्ली में दिल्ली की सरकार पलट गई, केजरीवाल 10 साल से था, उसको हटा के अब BJP आई है 26 साल के बाद। क्यों? सबसे बड़ा मुद्दा क्या बना हुआ था? यमुना 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 मैया की सफाई। कितनी ज्यादा खराब हालत है यमुना की, क्लाइमेट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता। दिल्ली में जब मैं खड़ा होता हूँ, सांस लेता हूँ, मेरे को पता चलता है कि इतना पोल्यूशन मेरे फेफड़ों में जा रहा है। वो तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। इतना ज़्यादा AQI 2-2 हज़ार पहुँच जाता है, 1800 पहुँच जाता है AQI, जो होना चाहिए 50 से कम, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इतनी ज़्यादा ख़राब हालत है हमारे एनवायरनमेंट की, और ये सब बहुत ज़्यादा हद तक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कॉरपोरेट्स। ठीक है जी, तो उन्हीं के लिए
हमने कुछ फ्रेमवर्क्स निकाले कि भैया तुम जरा ध्यान से काम करो, एकदम ही अंधाधुंध खर्चा मत करो एनवायरनमेंट का, ज़रूरी है, वो एग्जॉस्टेबल है, वो ख़त्म हो जाएगा ऐसे। तो 3 पिलर्स हैं सस्टेनेबिलिटी के, 3 चीज़ों पे उनको ध्यान दे के चलना है। पहला है एनवायरनमेंट, दूसरा है सोशल यानी कि सोसाइटी, और तीसरा है गवर्नेंस। एनवायरनमेंट का तो मैंने आपको बता ही दिया कि यार क्लाइमेट पॉलिसीज़ का ध्यान रखो, एनर्जी कितनी आप यूज़ कर रहे हो, कितना आप वेस्ट डाल रहे हो, निकाल रहे हो, है ना, कितना आप पोल्यूशन कर रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके चलो, ये सारी चीज़ें ध्यान देकर चलो। इट इंक्लूड्स नेचुरल रिसोर्सेज, हर एक एंटिटी को नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। ज़मीन में से वो एलिमेंट्स निकालते हैं, तब कहीं जाके प्लास्टिक बनता है, तब कहीं जाके एक कंघी बनती है, तब कहीं जाके चश्मा बनता है। ज़मीन में से ही तो सारे रॉ मटेरियल्स निकाले जाते हैं ना। अब एंटिटी दुनिया भर के रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल करती है, नेचुरल वाले, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, है ना, इनकी प्रोसेसिंग करती है तो उससे वेस्ट आता है, कार्बन एमिशन होता है, वेस्ट डिस्चार्ज करती है। बहुत सारी एंटिटीज अपना सारा गंदा पानी यमुना में बहा देती हैं, अलग अलग। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ बन गए भाई साहब, तुमने देखे दिल्ली में कूड़े के पहाड़? मैं जाता हूँ जब अपने घर से दिल्ली तो दिखते हैं इतने बड़े बड़े कूड़े के पहाड़, उसके इतना बड़ा पहाड़ है, उसके ऊपर क्रेन इतनी सी लगती है, क्रेन चढ़ी हुई है उसके ऊपर, वो रोज सफाई करती है, वो इतनी सी क्रेन है, इतना बड़ा पहाड़ है दिल्ली में, और ऐसे 2 पहाड़ हैं, इतना ज़्यादा वेस्ट डंप है दिल्ली का। होगा बाकी सिटीज़ का भी, पर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे है। तो एंटिटीज़ को ध्यान रखना है, सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान करके चलना है। सोशल, वो कहता है कि भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक पार्ट है सोशल, जो आपकी सोसाइटी है। कह रहा है रिलेशनशिप्स दैट एंटिटी हैज़ एंड रेपुटेशन इज फोस्टर्स विद पीपल, institutions in communities and value chain. It includes labor relation, diversity and inclusion. कि यार तुम लेबर के साथ अच्छे रिलेशन रखो, बहुत ज़्यादा खराब व्यवहार मत करो, है ना। अभी रिसेंटली में एक रिपोर्ट आई कि भैया जोमेटो, स्विगी, ये इतना ज़्यादा खराब उनके साथ व्यवहार करते हैं, इतने ज़्यादा खराब टर्म्स एंड कंडीशन है कि एक एक 10 मिनट डिलीवरी पार्टनर को 16 से 18 घंटे काम करना पड़ता है, हर हफ्ते उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है, और स्टिल उनके पास मिनिमम वेजेस से भी कम वेजेस जाती हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखो, इतना अधर्म मत करो, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, लालच नहीं करो, सामने वाले के बारे में, सोसाइटी के बारे में भी सोचो, है ना। डाइवर्सिटी, कि आप मेल जेंडर को भी और फीमेल जेंडर को भी, दोनों को मौका दो। इंक्लूजन्स, सभी सोसाइटी, सभी कास्ट वाले लोगों को आप मौका दो काम करने का, ग्रो करने का, ठीक है जी। फिर है गवर्नेंस, कि आपका खुद का इंटरनल सिस्टम कैसा है, आपके कंट्रोल्स कैसे हैं, प्रोसीजर्स कैसे हैं, जो एंटिटी अडॉप्ट करती है अपने अंदर एनवायरनमेंट के लिए, गवर्न करने के लिए, कंप्लाई विद लॉ करती है कि नहीं करती। रिसेंटली एक खबर आई थी कि एक आदमी ने 15 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी जलाकर, बर्न कर कर एक न्यूज़ देनी चाहिए कि चाइना में एक कंपनी लोगों के अंदर ऐसा कुछ केमिकल डाल रही है कि जिससे उनकी सारी इच्छाएं खत्म हो जा रही है, एक्सेप्ट फॉर कंप्यूटर के आगे बैठना। वो अब सिर्फ उनके जीवन में एक इच्छा बचती है कि वो कंप्यूटर के आगे बैठें, उसके अलावा उनकी सारी इच्छाएं खत्म होती जा रही हैं। इस तरह का कुछ केमिकल, इस तरह का कुछ उनके दिमाग में डाला जा रहा है, कुछ इंसर्ट करा जा रहा है। हाउ बैड इट साउंड्स, यू कैनॉट इवन इमेजिन कि आपके साथ कोई ऐसा, आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो लाइफ, राइट। तो आपकी अंदर की गवर्नेंस पॉलिसी कैसी है, इस पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या आप लोग के साथ कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे, उनको मिनिमम वेजेस दी जा रही कि नहीं दी जा रही, आपके अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है, कहीं आप लोगों की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर दे रहे। तो ये सारी चीज़ें भी सस्टेनेबिलिटी का पार्ट है। 3 चीज़ें, ESG, एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस। दिस इज़ वन ऑफ दोज टॉपिक्स जिस पर ना बहुत ज़्यादा बोला जा सकता है, मैं तो कम से कम 2-3 घंटे बोल सकता हूँ, और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि एक रिवीजन वीडियो है तो हम बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, जितना मैंने आपको बेस देना था मैंने दे दिया, एक्स्ट्रा ही बातें मैंने आपको बता दी, बट स्टिल मुझे लगता है कि ये सारी बातें बताना बहुत ज़रूरी है और आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है। पर मेरे को ये भी पता है कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ESG रिपोर्टिंग
इज डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट एक्सप्लेन्स कि कंपनी, ESG रिपोर्टिंग का मतलब कंपनी एक रिपोर्ट देती है जिसमें वो बताती है कि उसने इन्वायरमेंट के लिए क्या अच्छा किया, सोशल कम्युनिटी के लिए क्या अच्छा किया, और गवर्नेंस अपनी कैसे और अच्छी करी। अगर तुम रिलायंस की रिपोर्ट है जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रिलायंस भी रिपोर्ट करता है, हर एक बड़ी एंटिटी रिपोर्ट करती है ESG के ऊपर। हाँ, कहाँ ये देखो, ये रहा ये तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। इंटीग्रेटेड अप्रोच टू सस्टेनेबल ग्रोथ, इंटीग्रेटेड अप्रोच टू ESG गवर्नेंस। रिलायंस ने पूरी रिपोर्ट निकाल रखी है कि कैसे वो सस्टेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर रही है। ठीक है जी, हम पढ़ेंगे नहीं, रेगुलर क्लास में पढ़ते हैं, अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। कह रहे ESG रिपोर्टिंग क्वांटिटेटिव भी हो सकती है और क्वालिटेटिव भी हो सकती है। क्वांटिटेटिव मतलब मैट्रिक्स हो, KPIs हो, नंबर्स हो कि भैया हमने इतना % सुधार किया। क्वालिटेटिव मतलब कि हम ये नई पॉलिसी ला रहे हैं, ये नई स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं जिससे एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट होगा और कंपनी की भी ग्रोथ होगी, सोसाइटी को भी बेनिफिट होगा और कंपनी की भी ग्रोथ होगी। ठीक है जी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो अर्जेंट गोल हैं। हर एक कंट्री ने इस पे अग्री किया है और इन्होंने बोला है कि हम 2030 तक का एजेंडा लेके चलते हैं। अब जिस हिसाब से काम चल रहा है 2030 तक होने वाला कुछ नहीं है, होना जाना, पर ठीक है हम पढ़ते हैं ये 17 गोल्स, और मैं तुम्हें ना ऐसे पढ़ाऊंगा स्टोरी के थ्रू कि तुम्हें सारे याद ही हो जाएंगे। देखो सारे इस तरह के गोल हैं जो आदिकाल से मानव की समस्याएं चली आ रही हैं। तो देखो जब शुरू में दुनिया पे आदमी आया ही था तो वो बेचारा गरीब था, है ना, भूखा भी था, भूख लगती रहती थी, खाने को कुछ था नहीं, प्यास भी लगती रहती थी, पानी पीता था, गंदा पानी मिलता था उसको, इधर उधर से नदी में से, नाले में से, कहीं से भी पानी पीता रहता था। तो भूखा भी था, गरीब भी था, पानी भी नहीं मिलता था। तो हमने कहा कि भैया इसकी थोड़ी डेवलपमेंट करो, इसको जरा खाना वाना दो, अच्छा पानी वानी दो, सैनिटेशन कराओ, इसको गुड हेल्थ में लेके आओ। गुड हेल्थ में आया, वेलबींग में आया, तो अब उसके पास आ गई भाई साहब ताकत। उसने सोचा कि हमसे ऊपर कौन है, मैं ही तो खुदा हो गया। तो अब वो आदमी हो गया खूंखार, औरतों को दबाने लगा, उस पर अत्याचार करने लगा कि तुम तो कमजोर हो, जानवरों को मारने लगा, मछलियों को पकड़ने लगा, जंगल में उसने आग लगा दी कि भैया सारे जानवर एक ही बारी में पक के दब जाएंगे, खा लेंगे फिर उसको बाद में। तो खूंखार आदमी हो गया। अब इसको जरूरत है एजुकेशन की कि भैया इसको पढ़ाओ लिखाओ, इसमें भेजा डालो, बुद्धि डालो कि वो समझे जेंडर इक्वालिटी के बारे में कि सब जेंडर्स इक्वल हैं, तुम उससे ऊपर नहीं, है ना। वो लाइफ ऑन लैंड की चिंता करे, केयर करे, जानवरों को ऐसे मारे जलाए नहीं। वो लाइफ बिलो वाटर की चिंता करे, मछलियों को ऐसे जाल में फंसाए नहीं। ठीक है। अब आदमी था, हमने उसकी भूख मिटा दी, हमने उसकी गरीबी मिटा दी, हमने उसको साफ पानी दे दिया, अच्छी हेल्थ में आ गया, हमने उसको पढ़ाई दे दी। तो अब वो जेंडर इक्वालिटी भी समझ रहा है, जानवरों की भी चिंता कर रहा है, मछलियों की भी चिंता कर रहा है, लाइफ बिलो लैंड वाटर की भी चिंता कर रहा है। अब खाली बैठा क्या करे? तो उस आदमी ने दूरियां घटाई, इनइक्वालिटीज घटाई और दुनिया भर की पॉपुलेशन बढ़ा दी। दूरियां घटी, पॉपुलेशन बढ़ गई। हमने कहा भैया रुक जा, पॉपुलेशन बना रहा है, कम्युनिटी बना रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन सस्टेनेबल सिटीज बनाना, कि खुद सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट सिटीज बनाना जो अपनी ही कंजम्पशन खुद करें और उसको कंज्यूम कर लें, किसी और पे डिपेंड नहीं। ठीक है। तो अब हमने कहा कि भैया ऐसे तो पॉपुलेशन बढ़ाता जाएगा, इसको कुछ काम धंधे में लगाओ यार। तो हमने कहा कि भैया तू इंडस्ट्री खोल ले, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर, अच्छा काम कर और इकोनॉमी भी ग्रो कर। ये सारी बातें हमने इसको कही। अब उसने इंडस्ट्री खोली, काम करना चालू किया, लेकिन फिर समस्या ये आई साहब कि इंडस्ट्री ने पोल्यूशन करना बहुत ज़्यादा चालू किया। तो फिर हमने उसको कहा कि भैया क्लाइमेट का भी ध्यान रख, है ना, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी को यूज़ कर, कंजम्पशन रिस्पॉन्सिबली कर। ऐसा नहीं कि अब तेरे पास पैसा आ गया तो तू अंड शंड कुछ भी खरीदेगा, कुछ भी यूज़ करेगा। कंजम्पशन रिस्पॉन्सिबली कर, प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबली कर, क्लाइमेट को खराब नहीं कर। फिर लास्ट में जब ये आदमी गरीब था, अच्छा कर करके हमने इसको एजुकेशन दी, है ना, फिर हमने इसके लिए इंडस्ट्री खुलवाई, फिर हमने इसको समझाया, तो अब ये आदमी अमीर बन गया। अब इसने कहा गरीबों को हटाओ, गरीबी हटाओ। हमने इसको कहा कि भैया गरीबों को नहीं हटाना है, गरीबी हटानी है, सबके साथ पीस में रहे,
शांति से रह, जस्टिस से रह। ऐसा नहीं कि तेरे पास पैसा तो तू कुछ भी करेगा, तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा तो तुम सामने वाले को कुचल दोगे, रोन दोगे, ऐसा कुछ नहीं। पीस से रह, जस्टिस से रह, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बना। और आखिरी आपका SDG का गोल है कि भैया सारे गोल्स को पूरा करने के लिए पार्टनरशिप में काम करो दूसरों के साथ। ठीक है जी, सारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए। भोला भाला था, भूखा प्यासा था, वो तो गरीब था, हमने उसको पढ़ा या लिखाया। छोड़ो रे, गाना वाना नहीं गाते हैं, अपना याद कर लेना इसको। 17 गोल्स ये हो गए, मैंने आपके पढ़ा दिए। एक बार और फोटो वोटो देखोगे याद हो जाएंगे। ठीक है जी, तो वही सारे गोल्स हैं। नो पॉवर्टी, जीरो हंकर, गुड हेल्थ एंड वेल बींग। हमने उसको क्वालिटी एजुकेशन दी, उसको सिखाया जेंडर इक्वालिटी के बारे में, हमने उसको साफ पानी दिया, हमने उसको बताया कि भैया लाइफ ऑन लैंड, लाइफ बिलो वाटर का ध्यान रख। उसके बाद उसने दूरियां घटाई और कहाँ गया, पॉपुलेशन बढ़ाई। वेयर इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन ब्रो, कहाँ है पॉपुलेशन? ओहो, ये रहा सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। हमने कहा भैया इसको काम धंधे पे लगाओ, तो फिर हमने उसकी इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया और उसको कहा कि भैया काम कर, इकोनॉमी को भी ग्रो कर। फिर उस आदमी ने पोल्यूशन ही पोल्यूशन कर दिया इंडस्ट्री से, तो हमने उसको कहा क्लाइमेट का भी ध्यान रख भैया, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी यूज़ कर। फिर हमने उसको कहा कि भैया अब तू अमीर हो ही गया है, तो इसका मतलब यही नहीं कि तू सामने वाले को कुचल देगा, रोन देगा। पीस में रह, जस्टिस में रह, है ना, और सारे लोग मिलके पार्टनरशिप करो। एक पॉइंट रह गया था, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन कर। हो गए जी सारे 17 गोल्स आपको याद। ग्लोबल ट्रेंड्स इन सस्टेनेबल रिपोर्टिंग कह रहा है ग्लोबली क्या सीन चल रहा है सस्टेनेबल रिपोर्टिंग का। कह रहा है ये पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ के लिए तो मैंडेटरी है, गवर्नमेंट रन कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, लार्ज कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स और लिस्टेड एंटिटीज़ सबके लिए ये मैंडेटरी है। सबको बताना ही बताना है कि इन्होंने इस बार इन्वायरमेंट के लिए क्या किया। सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड फ्रेमवर्क है GRI, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। इसमें कंपनीज इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट क्या क्या हुआ उनके काम से, उनकी कंपनी की वजह से, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट करती हैं। और सारे स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो उधार देने वाले हों, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो पोटेंशियल इन्वेस्टर हो, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो शेयर होल्डर हो, एनीबडी एंड एवरीबडी, सबके लिए ये रिपोर्ट इशू करी जाती है, जिसमें बताया जाता है कि भैया इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट क्या है। ये जो रिलायंस की रिपोर्ट थी ना, अगर मैं इसमें सर्च कर पाऊँ ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, आजा आ तो जाएगा। ओहो, छोड़ो ये वक्त लगा रहा है, बट रिलायंस भी ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव के हिसाब से अपनी रिपोर्टिंग इशू करता है, प्रेजेंट करता है। ठीक है जी। फिर एक दूसरी तरह की रिपोर्टिंग है कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, कि कंपनी ने कितना एमिशन किया, कितना वाटर वेस्ट फेंका, कितना फॉरेस्ट, कितना सप्लाई चेन, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड डेटा देती है कि भैया क्या उन्होंने बेहतर किया, क्या उन्होंने एनवायरनमेंट को ख़राब किया। तीसरा है इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिसमें ये बताया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल के ओवरव्यू के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन में क्या गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव है, मैनेजर है, क्या उनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, क्या उनका बिजनेस मॉडल है, क्या क्या रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस किस तरह से वो स्ट्रैटेजी बनाने वाली है, और इन सब का एनवायरनमेंट पे, सोशल पे और गवर्नेंस पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है? GRI। 93% ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 250 कॉर्पोरेशंस GRI के थ्रू रिपोर्टिंग करती है। मे बी MCQ में पूछ लें। फिर है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। कह रहा है कंपनी के पास 6 तरह की कैपिटल होती है। 6 तरह की कैपिटल यानी कि जिसके थ्रू बिजनेस ऑपरेट करता है। पैसा, सबसे पहले फाइनेंशियल कैपिटल। अब पैसा तो आ गया, पैसा धरा धरा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? मशीन लानी पड़ेगी साहब, तो दैट इज मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। बिल्डिंग बनानी पड़ेगी साहब, सड़क बनानी पड़ेगी साहब, दैट इज मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। अब बिल्डिंग बन गई, उसमें पैसा रखा है, कुछ होगा क्या? नहीं होगा। अब आदमी को लेके आना पड़ेगा, ह्यूमन कैपिटल। आदमी भी आ गया, अब उसको कोई रॉ मटेरियल चाहिएगा, दैट विद नेचुरल कैपिटल।
आदमी लाए हो, कहाँ से पकड़ के लाए हो? अच्छी सोसाइटी से लाना, चोर उचक्का निकला तो सारा पैसा लेके भाग जाएगा, सोशल कैपिटल। और अब तुमने बहुत सारी लेबर क्लास को इकट्ठा कर लिया, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, अब उनके ऊपर उनको मैनेज करने के लिए किसको लाओगे? इंटेलेक्चुअल कैपिटल, समझदार लोगों को, ताकि वो R&D कर सके, डेवलपमेंट कर सके, रिसर्च कर सके, इनोवेशन कर सके। ठीक है जी, तो ये 6 तरह की कैपिटल है। पैसा आएगा, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, बिल्डिंग बनेगी। फिर रॉ मटेरियल आएगा, नेचुरल रिसोर्सेज, कोल आएगा, बिजली आएगी, पानी आएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर ह्यूमन आएगा, आदमी आएगा, लेबर क्लास आएगी। उसके बाद अच्छी सोसाइटी से उसको लेके आना, चोर उचक्के वाली सोसाइटी से मत लेके आना, सोशल कैपिटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल कि मैनेजर लेके आओ, वो दिमाग लगाएंगे, इनको रेगुलेट करके रखेंगे। तो फाइनेंशियल कैपिटल क्या होती है सर? फंड्स जो भी कंपनी के पास अवेलेबल है, कहाँ से आ सकते हैं? फाइनेंसिंग से, डेट से आ सकते हैं, इक्विटी से आ सकते हैं, ग्रांट मिली हो कहीं से, या फिर खुद ही इन्वेस्ट करके जनरेट किया हो। मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल यानी कि ह्यूमन क्रिएटेड, जैसे कि इक्विपमेंट्स, टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग, सड़क जो भी प्रोडक्शन में यूज होती है, जैसे कि रोड्स, पोर्ट्स, ब्रिजेस, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक चीज जो भी हमने बनाई है, जो हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं, उसके बारे में बताएगा। बता क्या रहा है? बता ये रहा है कि हर एक चीज का सस्टेनेबल यानी कि इन्वायरमेंट पे क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। अगर मैं तुम्हें रिलायंस की भी रिपोर्ट दिखा दूं तो मैं नीचे लेके जाऊं, ओहो आ जाओ। वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, इतने मैं वो निकाल रहा हूं। ये देखो, नेचुरल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, क्या क्या बता रहे हैं? हेल्थ, सेफ्टी एंड एम्प्लॉय वेलबींग का हमने ध्यान रखा, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का हमने ध्यान रखा। ये बताएंगे कि हमने 93% फीमेल्स, सॉरी कितनी पे 16% या कुछ तो इनका आंकड़ा था, पेज नंबर 93 था वो शायद, जिस पे इन्होंने बताया था कि हम कितनी फीमेल्स को एम्प्लॉय करते हैं। डाइवर्सिटी, ओह ये क्या हो गया, कितनी फीमेल्स को एम्प्लॉय करते हैं, छोड़ दो भाई, मेरे को अभी नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इन्होंने बताया था कि हम कितनी फीमेल्स को एम्प्लॉय करते हैं, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन एटसेट्रा एटसेट्रा। बेसिकली इन 6 चीज़ों का सोसाइटी पे, नेटवर्क पे, इन्वायरमेंट पे, गवर्नेंस पे क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहा, ये बताएंगे। और ये 6 चीज़ें क्या हैं इसके बारे में बताया जा रहा है। नेचुरल कैपिटल क्या है? प्रोडक्शन के लिए इनपुट, रॉ मटेरियल, वाटर, लैंड, मिनरल्स, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये कंगा बना तो इसके लिए रॉ मटेरियल क्या था? लकड़ी थी, है ना, तो सारा नेचुरल कैपिटल था। ह्यूमन कैपिटल, अब लोग आएंगे, पीपल, उनकी स्किल, उनका एक्सपीरियंस, उनकी कैपेसिटी, वो इनोवेशन करेंगे, ठीक है, उनको आपको अलाइन करके रखना है एथिकल वैल्यूज के साथ। अब साहब एप्पल का मालिक टिम कुक, उसके पास बहुत पैसा है, वो तो सोच सकता है कि भैया इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखो, लेकिन जो गरीब आदमी है वो तो पहले अपना पेट पालने की सोचेगा। वो सोचेगा कि भैया पेड़ काटना पड़ रहा है तो काट, लेकिन थोड़ा पैसा तो मिले, शाम को रोटी तो आए। तो उनको भी टिम कुक को समझाना पड़ेगा, सेम पेज पर लाना पड़ेगा कि भैया देखो तुम्हारी नौकरी सिक्योर्ड है, पैसा तुमको मिल जाएगा, इन्वायरमेंट की तरफ भी सोचो, प्रकृति की तरफ भी सोचो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है जी। फिर ये कह रहे हैं ह्यूमन कैपिटल में क्या आता है कि क्या वो लोग इतने अंडरस्टैंडिंग है, इतने केपेबल है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी को समझ के इंप्लीमेंट कर पाए, क्या वो लोग लॉयल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपकी ह्यूमन कैपिटल में आती हैं। सोशल कैपिटल, एंटिटी का जो भी रिलेशनशिप है हर एक कम्युनिटी के साथ, एंटिटीज, रिलायंस है, रामलीला कराती होगी, बड़ी बड़ी कंपनीज रामलीला कराती हैं, दिवाली कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज कराती हैं, मुंबई में वो गणेश जी का झांकी निकलती है, गणेश जी की मूर्ति निकलती है, गणपति बप्पा मोरया, तो ये सारी चीज़ें वो कराते हैं ताकि वो सोसाइटी को भी कुछ गिव बैक कर सकें। वो बच्चों के लिए स्कूल्स खुलवाते हैं, जो भी चीज़ें वो करते हैं, अनाथ आश्रम खुलवाते हैं, कैंसर हॉस्पिटल खुलवाते हैं, ताकि वो सोसाइटी को भी गिव बैक कर सकें। ये है उनकी सोशल कैपिटल। क्या उनके कॉमन वैल्यूज़, क्या बिहेवियर हैं, क्या उनकी की रिलेशनशिप है, ट्रस्ट एंड रॉयल्टी विद कस्टमर्स, सप्लायर्स, बिजनेस पार्टनर्स। जब भी हम एप्पल का प्रोडक्ट लेते हैं, मैंने ये मैकबुक लिया, मैंने ये आईपैड लिया, तो मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा होगा, क्वालिटी वाला होगा। तो ये रिलेशनशिप है जो एंटिटी ने मेरे साथ बनाया है, एक ट्रस्ट बनाया है, एक लॉयल्टी बनाई है। इसीलिए मैं अगली बार भी जाऊँगा तो एप्पल का प्रोडक्ट लूँगा, क्योंकि मुझे पता है इट विल लास्ट लॉन्ग, ये अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये है
एंटिटी की सोशल कैपिटल। फिर है इंटेलेक्चुअल कैपिटल। ये क्या है कि किस हिसाब से वो R&D करेगी, इनोवेशन करेगी, ह्यूमन रिसोर्स, एक्सटर्नल रिलेशनशिप, इससे ही डिटरमाइन होती है ऑर्गेनाइजेशनल की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल। स्टीव जॉब्स था तो कितनी ज़्यादा R&D होती थी। एप्पल ने स्क्रीन टच वाला फ़ोन निकाला दुनिया में पहली बार, मैकबुक निकाला, हर एक चीज़ इनोवेशन होती रही, लेकिन उसके बाद इनोवेशन मानो रुक सी गई, है ना। तो वो क्या थी? इंटेलेक्चुअल कैपिटल। हमको क्या बताना है एज एन एंटिटी को रिपोर्ट करना है कि भैया 6 की 6 कैपिटल्स ने क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव इम्पैक्ट किया एनवायरनमेंट को, सोशल को, गवर्नेंस को। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में एशिया पैसिफिक रीजन डोमिनेट करता है सस्टेनेबिलिटी डेटा देने में। 60% ऑफ कंपनीज रिपोर्ट करती थी 2022 में, और मिडिल ईस्ट में भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग है कि भैया हम बताएं कि हमने क्या एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट डाला। ठीक है जी। फिर ये दो बातें बोल रहा है, कह रहा ICI ने भी एक SRSB सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया है, और इसने एक सर्टिफिकेट कोर्स भी लॉन्च किया है इन चीज़ों पे, SDGs पे, IR पे, BRR पे एंड बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग पे। ठीक है जी। इन सब पे ICI ने सर्टिफिकेट कोर्सेज इशू किए हैं। मैंने इसीलिए बता दिया कि क्या पता कल को वो MCQ में पूछ ले। फिर है बिजनेस रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, BRSR, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। बिजनेस को ना काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में रिपोर्ट करना पड़ता है। BRSR में 9 प्रिंसिपल्स हैं, 9 चीज़ों के बारे में बिजनेसेस को डिटेल में रिपोर्ट करना पड़ता है। इसका फॉर्मेट क्या है? 3 सेक्शंस में रिपोर्टिंग डिवाइडेड है। पहला इज जनरल डिस्क्लोजर, कि आप कंपनी की डिटेल दो, आप क्या सामान बेचते हो, क्या सर्विसेज देते हो, क्या आपके ऑपरेशन है ना, आपके पास एम्प्लॉयज़ कितने हैं, सब्सिडरी एसोसिएट कौन कौन है, पहले तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन दे दो। फिर आपकी प्रोसेसेस क्या हैं, आपकी गवर्नेंस कैसी है, लीडरशिप में कौन कौन है, किस तरह से ओवरसाइट करते हो, बेसिकली एंटिटी को चलाते कैसे हो ये बता दो। एंटिटी कौन है, क्या करती है, कौन चलाता है, कैसे चलाता है ये बता दो। और फिर प्रिंसिपल वाइज हर एक प्रिंसिपल में आपने क्या बेहतर किया, क्या खराब किया, आप हर एक चीज़ बताओगे। इसमें कुछ एसेंशियल इंडिकेटर्स हैं, कुछ ऑप्शनल डिस्क्लोजर्स हैं। एसेंशियल कैसे? एसेंशियल में क्या क्या आता है? एनर्जी एमिशन, कि आपने कितना एनर्जी कंज्यूम किया, कितना एमिशन किया पोल्यूशन का, कितना वाटर वेस्ट किया, कितना आपने वेस्ट को मैनेज किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स हैं। साइकिल असेसमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी के लिए आपने क्या काम किया, एनर्जी कितनी कंज्यूम करी, ये है आपके ऑप्शनल डिस्क्लोजर्स। एक बारी ज़रा नीचे आते हैं। 9 प्रिंसिपल्स ऑफ BRSR। पहला है एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। पहला प्रिंसिपल बोलता है कि बिजनेस जो भी डिसीजंस ले वो ओपन होने चाहिए और सबको एक्सेसिबल होने चाहिए। एंटिटी को ऐसी पॉलिसीज़ बनाने चाहिए अपने वर्क एरियाज़ के लिए, अपने ऑफिसेज़ के लिए, ये ध्यान में रखें कि किसी के एथिक्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहे हों, अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, अच्छे से सबके साथ बिहेव करें। ठीक है जी। सारी इन्फॉर्मेशन पॉलिसीज़ वाली, प्रोसीजर्स वाली स्टेक होल्डर्स के पास अवेलेबल होनी चाहिए। अगर एडवर्स इफेक्ट्स भी हुए हैं तो उसको भी आप ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज करो। ठीक है जी। आप अपनी वैल्यू चेन में देखो और बाकी एंटिटीज़ को भी बोलो कि भाई ये BRSR वाले प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करो। आपको पता है एप्पल पहले चाइना में फ़ोन्स मैन्युफैक्चर कराता था, असेंबल कराता था। फिर एक रिपोर्ट आती है कि चाइना में उनको मिनिमम वेजेस से भी कम तनख्वाह दी जाती है। अब एप्पल नहीं दे रहा था, वो कोई चाइनीज़ फैक्ट्री थी जो इन सारे लेबर क्लासेस को एम्प्लॉय करके रखती थी, एप्पल उसको पैसे देता था और एप्पल को पता भी नहीं था ये सब। वो मिनिमम वेजेस से भी कम तनख्वाह पे लोगों को रखती थी, बहुत ही छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में लोगों को रखती थी, बहुत ही गंदी कंडीशंस में रखती थी, बहुत ही गर्मी होती थी, वर्किंग कंडीशंस भी नहीं होती थी। उसमें एप्पल के आईफोन मैन्युफैक्चर होते थे। जैसे ही एप्पल को ये बात पता चली, उन्होंने चाइना से शिफ्ट करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में डाल दी कुछ। तो आपको अपनी सप्लाई चेन में भी देखना है कि भैया कोई किसी के एथिक्स को खराब नहीं कर रहा हो, फॉलो कर रहे हो, ठीक है, वायलेट नहीं कर रहा हो। फिर कह रहा है कि आपकी एंटिटी को प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करना चाहिए सप्लायर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, जो भी इन 9 प्रिंसिपल को वायलेट करें। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज। खबर आती थी कि भाई शाओमी के फ़ोन फट जाते हैं,
किसी ने कान पे लगाया था, उसका फ़ोन फट गया, किसी का जेब में रख के फ़ोन फट गया, तो एंटिटी को ऐसे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने चाहिए जो सेफ हो। ओला की स्कूटर में आग लग जाती है ना। तो जब भी एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करा जाए, एंटिटी को मेक श्योर करना है कि उनके गुड्स और सर्विसेज सामने वाले कंज्यूमर की लाइफ को बेहतर कर रहे हैं। जब भी एक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जाए तो उनको मेक श्योर करना है कि भैया रिसोर्स की यूजेज कम से कम हो। उनको अवेयर कराना है कंज्यूमर्स को उनके राइट के बारे में, ठीक है, कि आपका क्या राइट है, आप इसको रिप्लेस करा सकते हो, आप इसके साथ ये कर सकते हो, आप जाके कोर्ट में केस कर सकते हो, एवरीथिंग एंड एनीथिंग। उन्हें उनके राइट्स के बारे में अवेयर कराना चाहिए। रिड्यूस ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनकरेज रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। एप्पल जो है हर साल नया फ़ोन निकाल देता है जिसमें कुछ होता भी नहीं है एक्स्ट्रा, और पिछले फ़ोनों को स्लो कर देता है, ऐसी खबर आती थी। तो आपको ओवर एक्सप्लॉयटेशन को रिड्यूस करना है। आप ज़बरदस्ती के नए फ़ोन मत बेचो, आप ज़बरदस्ती के नए फ़ोन बेचोगे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इतना ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है, इतना ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट जा रहा है कि हमारी ओजोन लेयर में छेद हो गया। तो इन्वायरमेंट को उससे बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए आप प्लीज़ रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल वाली चीज़ों को प्रमोट कीजिए। तीसरा कह रहा है एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे से बिहेव करिए, उनकी वेलबींग का भी ध्यान रखिए। जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है सबके साथ कंप्लाई करो, जिसमें भी एम्प्लॉयज़ आते हैं स्पेशली, ठीक है। एम्प्लॉयज़ की डिग्निटी को रिस्पेक्ट करो, वो भी आदमी है, गरीब है तो क्या हो गया, इंसान तो है। हमने एक खबर सुनी थी कि भैया दुबई में जब बुर्ज खलीफा बन रहा था तो सारी लेबर क्लास को एक ऐसे घटिया इलाके में रखा था जहाँ ना खाने का फैसिलिटी थी ना पीने की फैसिलिटी थी। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ख़राब कंडीशंस में हर रोज़ उनको ढो के ले जाया जाता था गाड़ियों में कि बुर्ज खलीफा पे काम करो, और फिर वापस शाम को वहीं ले जाया जाता था ताकि फ़ोटोज़ लीक ना हो जाए, ताकि अमीरों को दिखे नहीं कि ऐसा भी दुबई है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करो। बहुत सारे लोगों ने बुर्ज खलीफा से कूद के ही अपनी जान दे दी कि भाई ऐसी ज़िंदगी से तो मौत बेहतर है। तो सामने वाले की डिग्निटी की भी रिस्पेक्ट करो, ठीक है जी। फिर ये बोलता है सारी तरह का चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, इनवॉलंटरी लेबर, एक कंपनी है डिबियर्स के नाम से जो सारी दुनिया की हीरे की सप्लाई को कंट्रोल करती है। सारी दुनिया के 90% ऑफ द हीरे एक कंपनी सप्लाई करती है विच इज़ डिबियर्स। और उसने इतने खराब बिल्कुल ही बॉन्डेड लेबर, बिल्कुल ही अपनी हीरे की खदानों में लोगों को कैद कर रखा है कि भैया यहाँ से बाहर कोई नहीं जाएगा। उनके स्कैन्स होते हैं, उनके एक्सरेज होते हैं कि भैया किसी ने हीरा निगल तो नहीं लिया, बाहर जाके स्मगल तो नहीं कर रहा, मार दिया जाता है, बच्चों से काम कराया जाता है। ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, वो सारी चीज़ें छुपा ली जाती हैं क्योंकि ये कंपनीज के पास बहुत पैसा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि BRSR का थर्ड प्रिंसिपल है कि भाई उनके चीज़ों का भी ध्यान रखो, वर्क लाइफ बैलेंस को प्रमोट करो, उनको टाइमली तनख्वाह दो, कम से कम लिविंग वेजेस, मिनिमम वेजेस से ऊपर दो कि वो अपना भी पेट पाल सकें, है ना। उनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी दो, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ फैसिलिटीज़, एक ऐसा वर्क प्लेस बनाओ जो कि सेफ हो, हाइजीनिक हो, उनकी ट्रेनिंग कराओ ताकि वो अपनी तनख्वाह को आगे जाके तो बढ़ा सकें, है ना। हरासमेंट से फ्री, वॉयलेंस से फ्री, ऐसा एक माहौल बनाओ। फिर है रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिवनेस। एंटिटीज़ को ट्रांसपेरेंट होना है, कम्युनिकेट करना है ट्रांसपेरेंटली विद स्टेक होल्डर्स की जो भी उनके ऑपरेशंस के इम्पैक्ट आए, जो भी इम्पैक्ट है उसको ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज करना है। कोई भी चीज़ छुपानी नहीं है, घुमानी फिरानी नहीं है। उनको डिटरमाइन करना है कि कौन कौन इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं जो जानना चाहती हैं हमारे डेटा के बारे में। एंड तीसरा, अगर एंटिटी को कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, एंटिटीज किसी चीज़ से बेनिफिट कमाती है, तो दूसरे को भी बेनिफिट कमाने का मौका दे। अंबानी जी के हाथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा, अंबानी जी को पता है और किसी को नहीं पता, उनने गया और शेयर बायबैक कर लिए सारे। अब बाद में उनके शेयर बढ़े जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बाद में बताया, और जिन लोगों ने बेच दिया उनको बहुत दुख हो रहा है। तो एंटिटी को ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको बेनिफिट पहुंचाना चाहिए, अपने स्टेक होल्डर्स को भी बेनिफिट पहुंचाना चाहिए, उनको कम से कम एक मौका देना चाहिए कि आप भी प्रॉफिट कमाओ हमारे काम की वजह से। प्रिंसिपल 5, रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स, कह रहे हैं एंटिटीज़ को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ह्यूमन राइट्स की कि किस तरह से उनको वायलेट किया जाता है, क्या ह्यूमन राइट्स हैं, ताकि वो वायलेट नहीं करें। ठीक है जी। इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से, नेशनल लॉज के हिसाब से, सब चीज़ों के हिसाब से ह्यूमन राइट्स क्या है, क्या करने पे वो वायलेट हो जाते हैं, ये सबकी नॉलेज एंटिटी को होनी चाहिए।
ह्यूमन राइट्स का एलिमेंट उनको अपनी पॉलिसीज बनाते टाइम, प्रोसीजर्स बनाते टाइम ही डाल देना चाहिए, ठीक है जी। और सभी स्टेक होल्डर्स के ह्यूमन राइट्स को आपको रिस्पेक्ट करना है, वर्क प्लेस के अंदर भी, वर्क प्लेस के बाहर भी। और ऐसा नहीं कि कोई गरीब है, कोई मार्जिनलाइज्ड है, तो उसके प्रति आप पावरफुल बन के दिखाओगे, उसका आप वायलेशन करोगे, उसको आप रोन दोगे, दबाओगे, ये नहीं करना है, ठीक है जी। प्रिंसिपल नंबर 6 किधर है? 6 ये रहा, प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कि आपकी वजह से एनवायरनमेंट को जो जो भी हानि पहुंची है आप उसको रिस्टोर करो। अगर आपने पेड़ काटे, अगर ये कंगा बनाने वाली कंपनी ने पेड़ काटा और कंगी बनाई अपने प्रॉफिट के लिए, तो प्लीज़ नए पेड़ लगाओ भी सही, है ना। नेचुरल रिसोर्सेज का एक ऑप्टिमम मैनर में यूज़ करो, मैन मेड रिसोर्सेज का एक ऑप्टिमम मैनर में यूज़ करो। पोल्यूशन को प्रिवेंट करो, फॉरेस्ट को जलाओ मत, वेस्ट जलाओ मत, एनर्जी यूज को प्रिवेंट करो, कम से कम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करो। क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस, आपका पूरा देश कोशिश कर रहा है क्लाइमेट चेंज नहीं हो, उसमें भी कंट्रीब्यूट करो। इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक्सप्लोर करो, रीयूज कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल कैसे हो, वो सब चीज़ों को एक्सप्लोर करो। इंक्लूसिव ग्रोथ प्रमोट करो, इक्विटेबल डेवलपमेंट प्रमोट करो। एंटिटीज़ के पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे कि वो इम्पैक्ट बता पाएँ, एड्रेस कर पाएँ कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है सोशल पे, कल्चरल पे और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे। उन्होंने अगर लैंड अक्वायर करी तो किन किन लोगों का घर गया, क्या आपने उनको पैसे दिए कि नहीं दिए, क्या फेयर कॉम्पनसेशन था कि नहीं था, उनके लाइफ में क्या इम्पैक्ट आया, सारी चीज़ें आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर उनकी वजह से कोई एडवर्स इम्पैक्ट आया है तो आपको ही प्लान बनाना चाहिए कि भैया मैं उसको कैसे कम करूँ, सोसाइटी पे कोई ख़राब इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। उनको ऐसे क्रिएटिव प्रोडक्ट्स लाने चाहिए कि भैया दूसरे लोगों की भी हेल्प हो, कि भैया सस्ते कपड़े लाएं, सस्ते जूते लाएं, है ना, अच्छी चीज़ें लाएं ताकि सामने वाले का भी जीवन थोड़ा बेहतर हो सके। CSR एक्टिविटीज़ डेवलप करते टाइम, डिज़ाइन करते टाइम एंटिटीज़ को लोकल चीज़ों को पहले डेवलप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि युगांडा में तो पेड़ लगाए जा रहे हो, जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पे पोल्यूशन करे जा रहे हो। आपको इंश्योर करना है कि आपकी वजह से किसी भी कम्युनिटी का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो। जैसे राम मंदिर बनाया गया तो बहुत सारे लोगों के घर तोड़े गए, उन लोगों को फेयर कॉम्पेंसेशन मिला और अपनी मर्जी से गए, उन्होंने श्रद्धा भाव से घर छोड़ा। लेकिन बहुत सारी कंपनीज फॉरेस्ट काटती है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को भगा देती हैं, मशीनें ले जाती हैं। अब क्योंकि वो इतनी पावरफुल नहीं है ट्राइबल कम्युनिटीज़ कि इनका सामना कर सके, तो अब उनका तो घर छिन गया, वो तो भूखे मर जाएंगे। तो आपको फेयर कॉम्पेंसेशन देना चाहिए उनको, है ना। अगर अनअवॉइडेबल केसेस हैं तो फेयर कॉम्पेंसेशन दो, प्लान बनाओ कि उनके लिए आप क्या कर सकते हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर आपने यूज़ करी है तो ट्रेडिशनल नॉलेज, आदिवासी हेयर ऑयल, आप उनके पास गए, आपने उनसे पूछा, उन्होंने आपको बता दिया, अब आप बना बना के बेची जा रहे हो। स्कैम वाला नहीं, असली वाला मैं कह रहा। या फिर कोई पुरानी जड़ी बूटियों के बारे में आपको पता चला, आप बहुत प्रॉफिट कमाए जा रहे हो, तो प्लीज़ उसको उनके साथ भी शेयर करो, है ना। अब वैसे तो मैं बहुत ज्ञान दे चुका हूँ इस वीडियो में, पर ठीक है, अब 2 मिनट और सही है। एक वीडियो देखी थी मैंने जिसमें वो बताया था कि भाई डीप सी क्रिएचर्स जो दुनिया में कभी कोई देखता नहीं था, बहुत ही रेयर होता था उनको कभी कभी देखना, अब वो ऊपर आ रहे हैं, समुद्री सतह पे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि डीप सी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने इतना पोल्यूशन कर करके, इतनी गर्मी बढ़ा दी है कि अब ठंडा पानी और गर्म पानी मिक्स नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही है। और क्योंकि डीप सी वाले क्रिएचर्स सतह के लिए नहीं बने हैं, वो इवॉल्व वैसे नहीं हुए हैं, तो अब वो मर जाएंगे। तो जिन क्रिएचर्स को हमने अभी तक ढूंढा भी नहीं है, हम उनके बारे में जानते भी नहीं है, वो मर जाएंगे हमारी वजह से। पोल्यूशन इतना हो ही रहा है, धरती पे ये लोग इतनी तबाही कर ही रहे हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज चाहती हैं कि हम डीप सी माइनिंग करें, अंदर मशीनें डालें और वहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज निकालें। क्यों? क्योंकि फिर उनसे पैसे बनेंगे। तो जब मैं मम्मी को ये बात बताया था तो मम्मी कह रही थी कि सारी प्रकृति को ये नष्ट कर रहे हैं, इंसान भी आखिर कब तक ही बचेगा। तो पॉइंट यही है कि आपको अपने आसपास वाली चीज़ों का भी ध्यान रखना ही है। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास दिमाग है तो आप कुछ भी करते जाओ। प्रोवाइड वैल्यू टू कंज्यूमर्स इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर, कह रहे हैं कि एंटिटीज़ को एफर्ट्स डालने चाहिए कि उनके प्रोडक्ट से इन्वायरमेंट पे या कंज्यूमर्स पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं जाए। अभी टिकटॉक चल रहा है तो बच्चों का कितना, इंस्टाग्राम की रीलें चल रही हैं, कितना ज़्यादा हार्म कर रहा है ये बच्चों को,
पर कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा क्योंकि इससे प्रॉफिट बन रहा है। तो एंटिटीज़ को कोशिश करनी चाहिए कि भैया उनके प्रोडक्ट से नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाए। इतनी सारी शुगर कैंडीज, शुगर बार्स, आइसक्रीम्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, हर एक चीज़ से कितना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर एंटिटी को नहीं करना चाहिए किसी भी मैनर में कि भैया आप फ्रीडम ऑफ चॉइस को खत्म करो, आप फेयर कंपटीशन को खत्म करो। जस्ट बिकॉज आपके पास पैसा है तो आपने रिटेलर्स को बोल दिया कि भैया उसके चावल तू अपने शेल्फ पे नहीं रखेगा, है ना। फिर ट्रांसपेरेंटली और एक्यूरेटली आपको डिस्क्लोज करना चाहिए अगर कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट यूजर पे, प्लैनेट पे, सोसाइटी पे आपके प्रोडक्ट की वजह से पड़ रहा है। कंज्यूमर के डेटा को कंज्यूमर की राइट टू प्राइवेसी को आपको प्रिवेंट करके रखना चाहिए। उसका डेटा कहीं भी लीक नहीं करना चाहिए, जो कि कंपनीज करती हैं। क्रेडिट कार्ड्स के फ़ोन आते रहते हैं जबकि मैंने कहीं पे दिए नहीं, लोन के फ़ोन आते रहते हैं जबकि मैंने कहीं पे नंबर दिया नहीं, तो किसी कंपनी ने मेरा डेटा लीक कर दिया, है ना। एंटिटीज़ को इन्फॉर्म करना चाहिए यूजर्स को कि भैया कैसे आप प्रोडक्ट को रीयूज, रिसाइकिल कर सकते हो। एडवर्टाइजिंग करते टाइम कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए कि पहले मैं बहुत काला था, फिर मैंने एक क्रीम लगाई, अब मैं बहुत गोरा हूँ, मेरा प्रमोशन हो गया, मेरी भाई बीवी भी आ गई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। किसी को भी अगर आपके प्रोडक्ट की वजह से कुछ खराबी हुई है, कमी महसूस हुई है, ग्रीवियंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म बनाना चाहिए, एक्सेसिबल बनाना चाहिए, फीडबैक सिस्टम बनाना चाहिए, और एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, चावल, दाल, चीनी, दूध, इनका यूनिवर्सल एक्सेस आपको प्रोवाइड करना चाहिए, कहीं पे भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। फिर ये कह रहा है सेबी ने अभी टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के साथ स्टार्ट किया है BRSR की रिपोर्टिंग, इसीलिए रिलायंस भी करती है, लेकिन वेरी वेरी सून बाकी कंपनीज को भी, लिस्टेड कंपनीज को भी ये करना पड़ेगा। ठीक है जी। BRSR इज यूज्ड एज अ सिंगल मीन्स कि आप सस्टेनेबिलिटी का सारा इंफॉर्मेशन इसी में दे दो। सप्लाई चेन कंडक्टिंग ESG ऑडिट ऑल्सो हेल्प बिजनेसेस लुक एट देयर सप्लाई चेन रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी विद शेयर होल्डर्स। कह रहे हैं जैसे जैसे हम ESG ऑडिट करेंगे तो ये बिजनेसेस को मदद करेगा देखने में कि भैया उनकी सप्लाई चेन में क्या चल रहा है, उनके रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज क्या है, वो कितने ट्रांसपेरेंट है शेयर होल्डर्स के साथ। इस पे 2 स्टैंडर्ड्स भी इशू करे गए हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन सस्टेनेबिलिटी अश्योरेंस एंगेजमेंट 300 SSAE एंड SSAE 3410 विच इज ऑन ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट्स। इसको भी जरा याद कर लीजिएगा इन नामों को। क्या मेथड है BRSR पे अश्योरेंस प्रोवाइड कराने का? पहले तो आप उनकी ESG की रिपोर्ट देखोगे, इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, सोशल पे क्या इम्पैक्ट है, गवर्नेंस पे क्या इम्पैक्ट है। फिर आप कंपनी में जाके ऑन साइट पे जाके असेसमेंट करो कि भैया लिख तो रहे हैं कि भैया हम चाइल्ड लेबर नहीं कराते, कहीं छोटू तो नहीं रख रखा चाय पिलाने वाला, छोटू तो नहीं रख रखा कपड़ा मारने के लिए, है ना। फिर आप असेसमेंट, जो भी आपने ऑन साइट पे असेसमेंट किया उसकी एक रिपोर्ट बनाओगे, इशू करोगे, फिर मैनेजमेंट से उसकी फाइंडिंग्स के ऊपर रिस्पॉन्सेज लोगे, फाइंडिंग्स को सबमिशन ऑफ फाइंडिंग्स ऑफ ऑन साइट असेसमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स रिव्यू, वो सारी चीज़ों को आप रिव्यू करोगे और फिर फाइनल में एक असेसमेंट बनाओगे, रिपोर्ट बनाओगे, फाइनल रिजल्ट बना के रिकमेंडेशन दोगे। ये एक तरीका है। फिर है रोल ऑफ ऑडिटर, कंसिडरेशन ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर का क्या रोल है? वही रीजनेबल अश्योरेंस लेना कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। कैसे लेगा? अंडरस्टैंडिंग लेगा एंटिटी की, पहले बिजनेस के ऑपरेशन के लिए था, अब क्लाइमेट के रिस्क की भी लेगा, और रिस्क ऑडिट के लिए कैसे रिलेवेंट है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग लेगा। कुड बी मोर रेलिवेंट, कुछ सेक्टर्स के लिए ज़्यादा रेलिवेंट हो सकती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन से बहुत एनवायरनमेंट को खतरा होता है ना, एग्रीकल्चर, फूड, इनके लिए क्लाइमेट रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए इनमें ये चीज़ ज़्यादा समझेगा। फिर बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आजकल इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं ऑडिट रिपोर्ट में कि क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एड्रेस करे गए कि नहीं करे गए। तो ऑडिटर को भी ट्रांसपेरेंसी के बारे में अवेयर होना चाहिए कि भैया कंपनी को क्या क्या चीज़ें बतानी चाहिए थी। फिर ये कह रहा है कि ऑडिटर्स की, अब ये बेसिक ज्ञान पे आ गया वापस से, कह रहा है ऑडिटर की रिपोर्ट एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है ताकि यूजर्स को समझ में आ सके कि ऑडिट कैसे हुई। इसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखी होती है, इसमें लिखे होते हैं मैटर्स ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस विच इज की ऑडिट मैटर्स, इसमें लिखे होते हैं। इसमें एम्फसिस ऑफ मैटर भी होता है कि यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या क्या चीज़ें फंडामेंटल हैं, हमने वो भी बताई होती हैं। ऑडिटर को देखना है, डिटरमाइन करना है कि भैया एंटिटी ने सारी रेलिवेंट क्लाइमेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करी हो, और ऑडिटर को अदर इंफॉर्मेशन भी पढ़ के देखनी चाहिए। अब रिलायंस की रिपोर्ट मैंने तुम्हें दिखाई, ये सब क्या है? ये सब है इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इससे पहले ये ऊपर इतनी सारी चीज़ें थी रंग बिरंगी सी, आजा आजा, कहाँ गई,
अरे हाँ, ये जो सारी रंग बिरंगी सी चीज़ें थी, ये क्या थी? ये थी अदर इन्फॉर्मेशन। इसके नीचे भी और भी जो चीज़ें आएंगी वो क्या है? अदर इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट का डिस्कशन एंड एनालिसिस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कि हमारी फ्यूचर की क्या स्ट्रैटेजीज हैं, क्या हमारे गोल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऊपर भी दे रखी हैं। तो ये सब क्या है? आर टारगेट इज टू मेक क्लीन एनर्जी अवेलेबल बट ऑल्सो टू मेक इट एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल, देयर बाय इंश्योरिंग एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी फॉर इंडिया। रिलायंस अपना कार्बन फुटप्रिंट 2035 तक जीरो करना चाहता है, न्यूट्रल करना चाहता है। एप्पल अपना कार्बन फुटप्रिंट जीरो कर चुका है ऑलरेडी 2020 में, कि भैया एप्पल कोई ग्रीन हाउस गैसेस नहीं छोड़ रहा है एनवायरनमेंट में। अब एप्पल का टारगेट है अगले 5 साल में कि वो अपनी पूरी सप्लाई चेन का भी कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करा दे, कि भैया जिससे वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है और जिससे वो आगे सेल्स के लिए बेच रहा है वो सब भी कार्बन न्यूट्रल हो जाए। तो एक इतनी बड़ी एंटिटी, एप्पल इतना बड़ा कस्टमर है, तो उसको कोई भी मना नहीं कर पाएगा कि साहब अगर आपको ये सब चोचलेबाजी करनी है तो मत लो सामान। एप्पल से उसका घर चल रहा है। तो आप एक रिस्पॉन्सिबल एंटिटी बनते हैं, अपना भी भला करते हैं, एनवायरनमेंट का भी भला करते हैं, और भी बाकी लोगों को अवेयर करा सकते हैं, बाकी समाज में भी सुधार लेके आ सकते हैं। ठीक है जी, दिस वॉज योर चैप्टर ऑफ ESG एंड SDG एंड आई नो कि मैंने आपको रिवीजन वीडियो में भी ढेर सारा ज्ञान दे दिया एक्स्ट्रा। हाँ, बट मुझसे ना रुका नहीं जाता जब मैं ऐसी ऐसी बातें करता हूँ। दिस वॉज द चैप्टर विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। 46 मिनट हो चुके हैं। लास्ट 1 मिनट मैं बस ये कहना चाहूँगा, मतलब ये वो वाली बातें हैं जो दिल में मेरे को ऐसा लगता है कि यार कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं हमारी दुनिया में, हमारी ह्यूमन सोसाइटी किस तरफ जा रही है। जब वो डीप सी वाली बातें, वो एनवायरनमेंट वाली बातें, वो लेबर क्लास वाली बातें, कि गरीब आदमी है तो तुमने उसको बिल्कुल ही कीड़ा मकोड़ा समझ, जैसे वो पिक्चर में नहीं दिखाते थे कि भाई गरीब है, कीड़ा है, मकोड़ा है, पैर तले के चल दो, और ऐसी चीज़ें होती हैं दुनिया में, है ना। सो अनफॉर्चुनेट टू सी ऑल ऑफ दैट। एंड मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मेक श्योर कि अगर आप में भी इस तरह की संवेदना नहीं है दूसरे के प्रति, तो मेक श्योर कि आप उसको थोड़ा थोड़ा इस ही स्टेज से डेवलप करना शुरू करें, क्योंकि यू ऑल आर गोइंग टू बी वेरी वेरी सक्सेसफुल इन द नियर फ्यूचर, है ना। आप इस स्टेज पर आ गए हो अपनी डिग्री की, कि इसके बाद डैम श्योर है कि अ लॉट ऑफ पीपल विल बिकम CAs, और आप सभी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को लीड करोगे, एक लीडिंग पोजीशन पे जाओगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये सब चीज़ों का महत्व समझें और इसको सिर्फ 5 नंबर के टॉपिक की तरह ना देख के एक ज़रूरत की तरह देखें। ठीक है जी, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ढेर सारा।